ये कहानी है भीखमपुर नाम के एक गांव की, जहां सुधाकर नाम का एक गरीब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सुधाकर आर्थिक तंगी से बहुत परेशान रहता था। कभी कभी तो उसे और उसकी पत्नी को केवल पानी पीकर ही सोना पड़ता था। एक दिन सुधाकर अपनी पत्नी से कहता है, अब तो जान बचाना भी एक चुनौती हो गया है। कभी कभी तो लगता है किस्मत में भूखा मरना ही लिखा है। पास का गांव सुलखियापुर बहुत बड़ा है। वहाँ के लोग धनी और संपन्न हैं। अगर मैं वहाँ अपने बनाए मिट्टी के बर्तन बेचूंगा तो अच्छी आमदनी होगी। अगर घर का खर्च चलाना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पैसे कमाने के लिए अपना गांव और घर छोड़ना पड़े तो ऐसा पैसा किस काम का। मैं भी कल से घरों में काम करने जाऊंगी। जो भी रूखा सूखा खाने को मिलेगा उससे हम काम चला लेंगे, पर आप कहीं जाएं मत। अपनी पत्नी की बातों का सुधाकर पर कोई असर नहीं हुआ और वो अगली सुबह ही अपने बर्तन बनाने का सामान लेकर पड़ोसी गांव सुलखियापुर के लिए निकल गया। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वह वहां पहुंच गया। पसीने से लथपथ सुधाकर वहां की बाजार का नजारा देख भौचक्का रह गया। वहां तो पहले से ही कई कुम्हार अपनी दुकान खोले बैठे थे। अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से ही इतने कुम्हार मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं। ऐसे में एक अजनबी कुम्हार से बर्तन कौन खरीदेगा। लगता है यहाँ से भी उल्टे पांव वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं और अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊं। उसने तो मुझे यहाँ आने से पहले ही मना कर दिया था। अब मैं क्या करूं। तभी उसके दिमाग में ग्राहकों को आकर्षित करने की एक बेहतरीन तरकीब आती है। उसने अपनी दुकान लगाई और वहाँ एक बोर्ड लगाकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, यहाँ गरीबों का फ्रिज मिलता है। गरीबों का फ्रिज ले लो, गरीबों का फ्रिज ले लो। सिर्फ 20 रुपए में गरीबों का फ्रिज ले लो। आओ भाई आओ, गरीबों का फ्रिज ले लो। बर्तन बेचने के इस अनोखे तरीके ने कुछ लोगों को सुधाकर की दुकान की ओर आकर्षित किया। गरीबों का फ्रिज ले लो, गरीबों का फ्रिज ले लो। अरे कुम्हार, ये क्या बला है। आजकल की महंगाई में कौन सा फ्रिज 20 रुपए का मिलता है। मिलता है ना साहब, ये घड़ा, इसमें रखा पानी फ्रिज जैसा ठंडा होता है। अगर आपको भरोसा ना हो तो एक घड़ा खरीद कर देख लीजिए, 20 रुपए का ही तो है। कुछ ही देर में सुधाकर की दुकान की चर्चा पूरे सुलखियापुर में हो गई और लोग सुधाकर के बनाए मिट्टी के घड़े खरीदने उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही देर में सुधाकर के सारे घड़े बिक गए, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हुई। सुधाकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने पैसे तो मैंने एक दिन में कभी नहीं कमाए। अगर भगवान की ऐसी ही कृपा मुझ पर बनी रही तो कुछ ही दिनों में मैं अच्छे पैसे जमा कर लूंगा, जिसमें से अपनी पत्नी के लिए सोने की बालियां और एक भैंस खरीदूंगा। सुधाकर कड़ी मेहनत करके रोज मिट्टी के घड़े बनाता और उन्हें बेचता। इस तरह कुछ ही दिनों में सुधाकर ने अच्छी रकम जमा कर ली। इसमें से कुछ पैसों से उसने अपनी पत्नी के लिए सोने की बालियां खरीदी और कुछ पैसे उसने एक व्यापारी को दिए और उससे एक भैंस खरीदकर गांव वापस लौटने की योजना बनाई। अगले ही दिन सुधाकर ने अपना सारा सामान भैंस पर रखा और गांव के लिए निकल पड़ा। वह रास्ते में एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर कुछ डाकुओं पर पड़ी, जो किसी शिकार के इंतजार में थे। अरे ये क्या, ये तो जंगली डकैत लगते हैं। अगर इन्होंने मेरे रुपए और सामान लूट लिए तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी नैया पार लगाइए। अचानक सुधाकर के दिमाग में एक तरकीब आती है। उसने अपने सामान में से थोड़ा सा आटा निकाला और भैंस को खाने के लिए दे दिया। इसी बीच उसने चुपके से एक सोने की बाली आटे में डाल दी। तभी डाकुओं की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उसे पकड़ लिया। हे राहगीर, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो अपना सारा माल हमारे हवाले कर दे। देखिए, मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। मेरे पास इस भैंस के अलावा और कुछ नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दीजिए। सुधाकर डाकुओं को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। इसी बीच भैंस गोबर कर देती है, जिसमें वो सोने की बाली भी होती है। ये देख डकैत का साथी चीख पड़ता है। अरे उस्ताद, ये देखिए, इस भैंस के गोबर से तो सोना निकला। ये देख डकैत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दो कुम्हार, इस भैंस के गोबर में ये सोना कहाँ से आ गया। इसमें कैसा आश्चर्य, इस भैंस के गोबर में तो रोज ही सोना निकलता है। ठीक है, हम तुम्हें जाने देंगे, पर ये भैंस तुम्हें हमें देनी होगी। नहीं नहीं, ये भैंस ही मेरी आय का इकलौता साधन है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। चलो ठीक है, हम तुम्हें इस भैंस के बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, पर ध्यान रहे इस भैंस को बारी बारी से अपने पास रखें।
ताकि सोने को लेकर आपस में कोई विवाद न हो। सुधाकर ने भैंस को डाकुओं को दिया और घर की ओर चल दिया। 50 सोने के सिक्के पाकर वह बहुत खुश था। गांव पहुंचकर सुधाकर ने 2 भैंस खरीदी ताकि उसके घर का खर्च अच्छे से चल सके। इसी बीच डकैत भी भैंस को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच गए। वहां डकैतों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, क्योंकि मैं इस गिरोह का सरदार हूँ, इसलिए अगली सुबह तक यह भैंस मैं अपने पास ही रखूंगा। गिरोह के सदस्यों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उस रात डकैत ने भैंस को अपने पास ही रखा। अगली सुबह जब भैंस ने गोबर किया तो उसमें कोई सोना नहीं निकला। डाकू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। लगता है उस कुम्हार ने मुझे मूर्ख बनाया है। तभी दूसरा डकैत आ जाता है। सरदार, आपको भैंस के गोबर में कितना सोना मिला? इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। भैंस को अपने पास रखने की बारी आज तुम्हारी है। कल सुबह तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि इस भैंस के गोबर में कितना सोना निकलता है। सरदार उसको कुछ नहीं बताता है। वह नहीं चाहता था कि उसके साथी उसे मूर्ख समझें। इसी तरह बाकी डकैतों ने एक एक बार भैंस को अपने पास रखा, लेकिन उनके हाथ कोई सोना नहीं लगा। अब वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें साजिशन मूर्ख बनाया गया है। उस कुम्हार ने हमें मूर्ख बनाया है, उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। सरदार, एक आम सी भैंस के बदले उसने हमसे 50 सोने के सिक्के ऐंठ लिए। अब हम उससे अपने सोने के सिक्के वापस लेंगे और उसे उसकी धोखेबाजी की ऐसी सजा देंगे जो उसे हमेशा याद रहेगी। चलिए सरदार, सब उसके गांव चलते हैं। डकैतों ने भैंस को अपने साथ लिया और सुधाकर के गांव के लिए निकल पड़े। उधर सुधाकर गांव में अपनी भैंसों को चरा रहा था। तभी उसने डाकुओं को उसके घर की तरफ जाते देखा। वह फौरन अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, अभी कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना कि मैं भैंस चराने गया हूँ और मिट्ठू को मुझे बुलाने भेज देना। यह कहकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में डाकू उसके घर पर आ धमके। कहाँ है वो धोखेबाज कुम्हार? उसे भेजो, हमें उससे बात करनी है। वह तो भैंस चराने गए हुए हैं। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अपने तोते मिट्ठू को उन्हें बुलाने भेजती हूँ। मिट्ठू, अपने मालिक के पास चले जाओ और उनसे कह दो कि घर पर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? या ये तोता इतना समझदार है कि तुम्हारे कहने पर ये अपने मालिक को बुला लेगा? जी हाँ, मिट्ठू बहुत समझदार है। जब वह घर से दूर होते हैं और मुझे उनसे बात करनी होती है तो मिट्ठू मेरी बात उन तक पहुँचा देता है। यह बातचीत चल ही रही थी कि सुधाकर वहाँ पहुँच जाता है। अरे डकैत भाई, आप यहाँ कैसे? मिट्ठू ने मुझे बताया कि कुछ लोग घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो वो आप ही लोग हैं। तुमने हमें धोखा दिया है। एक साधारण सी भैंस को सोना देने वाली भैंस बताकर 50 सोने के सिक्के ऐंठ लिए। नहीं नहीं डाकू भाई, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारे पास आज जो कुछ भी है वह केवल इस भैंस के कारण ही है। चलो, हम तुम पर एक बार और भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बदले में यह तोता भी हमें बेचना होगा। नहीं नहीं, ये तोता हमारे घर के सदस्य जैसा है, इसे तो मैं हरगिज नहीं बेच सकता। अच्छा चलो, इस तोते के बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के और देंगे। थोड़ा ना नुकर करने के बाद सुधाकर मिट्ठू को बेच देता है। डकैतों ने मिट्ठू को अपने साथ लिया और चले गए। अपने अड्डे पर पहुंचकर सरदार बाकी डाकुओं से कहता है, इस तोते को मैं आज अपने पास रखूंगा। बाकी डकैत भी इससे सहमत थे और वह वहां से चले गए। सरदार ने अपनी बेटी को बुलाया। सुनो गुड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो इस तोते को मुझे बुलाने भेज देना। ठीक पिताजी। कुछ ही समय बाद एक डकैत सरदार से कुछ जरूरी बात करने के लिए वहां आ जाता है। गुड़िया, जरा सरदार को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं मिट्ठू से पिताजी के पास संदेश भिजवाती हूँ। मिट्ठू, जाओ और पिताजी से कह दो कोई उनसे मिलने आया है। मिट्ठू निकला तो था सरदार को बुलाने, लेकिन वह सरदार के पास ना जाकर सीधे सुधाकर के घर पहुंच गया। जब सरदार वापस अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि मिट्ठू तो वहां से गायब है। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि वह कहां गया होगा। इस बार वह अकेला सुधाकर के घर पहुंचता है। सुनो कुम्हार, क्या मिट्टू तुम्हारे पास आया है? हाँ डाकू भाई, वह मेरे पास ही आया है। लगता है उससे मेरी याद आ रही होगी। आप मेरी बात माने और उसे कुछ दिन का समय दें। आखिरकार वो आपको अपना मालिक मान ही लेगा। डाकू फिर से मिट्ठू को लेकर अपने अड्डे पर चला गया। अगले दिन उसका साथी डकैत मिट्ठू को अपने साथ रखने के लिए ले गया।
लेकिन उसके रोज सुधाकर के घर वापस पहुंच जाने का सिलसिला नहीं रुका। अब उन डाकुओं को विश्वास हो चुका था कि उन्हें बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है। उन्होंने आपस में सुधाकर को सबक सिखाने की योजना बनाई। इस बार देखता हूँ ये कुम्हार हमें कैसे मूर्ख बनाता है। अब की तो उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। तीनों डकैत सुधाकर के घर पहुँचे। सुधाकर ने एक बार फिर उन्हें मूर्ख बनाने की कोशिश की, पर डकैत अब की उसके जाल में नहीं फंसे। उन्होंने सुधाकर को एक बोरी में भरा और उसे सबक सिखाने निकल पड़े। वह सब एक गुफा के पास से गुजर रहे थे, तभी एक डकैत कहता है, सरदार, पूरा शरीर थकान से चूर हो गया है, क्यों न हम पास की गुफा में थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है, इस कुम्हार को पटक दो यहीं पर, इसे लौट कर ले लेंगे। और डकैत वहाँ से गुफा में आराम करने चले गए। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर गुजर रहा था। सुधाकर ने जैसे ही भेड़ों की आवाज सुनी, उसके दिमाग में एक तरकीब आई और वह तेज तेज चिल्लाने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ ना ले जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। यह सुनकर चरवाहा बोरी के पास आया। अरे तुम कौन हो और कौन तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता है? कुछ दिनों पहले मेरे गांव में शहर के बड़े सेठ आए थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाने पर मैंने उस रात अपने घर पर उनके रहने और खाने का प्रबंध किया था। वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए और अब वो चाहते हैं कि उनका सारा कामकाज मैं संभालूं, जिसके लिए उन्होंने शहर से अपने आदमियों को मुझे ले जाने के लिए भेजा, और मेरे मना करने पर वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। अजीब आदमी हो, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ऐसा प्रस्ताव कभी न ठुकराता। अगर तुम उस सेठ का कामकाज संभालना चाहते हो तो आओ और मेरी जगह इस बोरे में बैठ जाओ। चरवाहा बोरे में बैठ गया और सुधाकर ने बोरे का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद वह जल्दी से भेड़ों को लेकर वहां से भाग निकला। आराम करने के बाद डकैत वापस लौटे और बोरी लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद वह एक दलदल के पास पहुँचे। इस कुम्हार के बच्चे को इस दलदल में फेंक दो, ये इसके लिए अच्छा सबक होगा। बोरी को दलदल में फेंक डकैत वहां से चले गए। वापस आते समय जंगल में उन्होंने सुधाकर को भेड़ों के साथ देखा और वह चौंक उठे। अरे कुम्हार, तुम यहाँ कैसे आ गए? अभी तो तुम्हें दलदल में फेंका था। डाकू भाई, उस दलदल के नीचे एक गुप्त स्थान था जहाँ बहुत सारा सोना था, जिसकी रखवाली ये भेड़ें कर रही थी। इन्हीं की मदद से मैं बाहर आ पाया और अपने साथ उस सोना भी लाया हूँ। अब दोबारा सोना लाने मैं वहीं जा रहा हूँ। सुन कुम्हार, अब तू उस सोने को भूल ही जा तो यही तेरे लिए अच्छा होगा। अब तू हमें उस गुप्त स्थान तक ले चल। अरे पर देख, ज्यादा होशियार मत बन और सीधे से हमें वहाँ ले चल। चलिए, जब आप इतना दबाव डाल रहे हैं तो ठीक है। सभी डकैत दलदल के पास पहुँचे और एक एक करके उस दलदल में छलांग लगा दी, लेकिन एक बार फिर उनके हाथ खाली ही रह गए और सुधाकर अपनी चालाकी से अपनी जान बचाने में सफल रहा। ऐसे और वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल रंगीन कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।